रिलायंस शॉपिंग मोड में है और अब इनका फोकस इंडियन किचन की स्टेपल्स पर है। नाउ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रिलायंस का कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर्म उदयम्स एग्रो फूड्स का मेजॉरिटी स्टेक अक्वायर करने के लिए एडवांस टॉक्स में है। रिलायंस के एफएमसीजी एक्सपेंशन में ये कैसे फिट इन होता है एंड व्हाट डज इट से अबाउट द डोमिनेंस ऑफ रीजनल ब्रांड्स इन द एफएमसीजी सेक्टर। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और यही इस वीडियो की हमारी फर्स्ट स्टोरी होने वाली है। दूसरी तरफ इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर अब एक बड़े मेकओवर के लिए रेडी हो चुका है। सेंटर ने शांति 2025 बिल पार्लियामेंट में टेबल किया है और इसमें न्यूक्लियर पॉलिसीज के लिए कुछ स्ट्राइकिंग चेंजेस हैं जो इस सेक्टर में अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करेगा। और तीसरी तरफ फ्लिपकार्ट का इंडिया कमबैक ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है और ये सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होने वाली बल्कि आईपीओ की तरफ उनका सबसे बड़ा स्टेप होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्टोरी में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अनडिस्क्लोज्ड डील साइज पे चेन्नई बेस्ड उदयम्स एग्रो फूड्स को अक्वायर करने का प्लान कर रहा है जो स्टेपल्स, स्नैक्स और रेडी टू कुक ब्रेकफास्ट मिक्सेस बनाते हैं। साउथ इंडिया के हाउस होल्ड्स में ब्रांड का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकॉल है और यही चीज रिलायंस को अट्रैक्ट कर रही है। ये कोई फ्लैशी पैन इंडिया ब्रांड नहीं है बल्कि एक ग्राउंडेड रीजनल प्लेयर है जो डेली कंजम्पशन का पार्ट बन चुका है। और अगर हम रिलायंस का रीसेंट प्लेबुक देखें तो ये जो पैटर्न है ना वो फेमिलियर लगता है। कैंपा कोला हो, वेलवेट शैम्पूज हो या फिर लोकल फूड ब्रांड्स, रिलायंस पहले ब्रांड की रीजनल स्ट्रेंथ को देखता है, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग के थ्रू स्केल अप करता है। इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि एज पर रिपोर्ट्स उदयम्स के जो प्रमोटर्स हैं वो कंपनी में माइनॉरिटी स्टेक के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं, वो नहीं छोड़ने वाले। दैट यूजुअली इंडिकेट्स एक पार्टनरशिप स्टाइल एक्विजिशन जहां पर फाउंडर नॉलेज और साथ ही साथ लोकल एग्जीक्यूशन का एडवांटेज बना रहता है। अब ये सिर्फ एक एक्विजिशन स्टोरी नहीं होने वाली है, ये रिलायंस का लार्जर एफएमसीजी रीसेट का पार्ट है। रिसेंटली आपको पता ही होगा रिलायंस रिटेल ने अपना पूरा एफएमसीजी बिजनेस एक नए एंटिटी में ट्रांसफर कर दिया था, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी कि न्यू आरसीपीएल। इससे उन्होंने अपने कंज्यूमर ब्रांड्स के लिए एक डेडिकेटेड व्हीकल बना दिया है। तो अब न्यू आरसीपीएल के अंडर ब्रांड्स की जो लिस्ट है वो काफी लॉन्ग है और इन ब्रांड्स का मिक्स ये क्लियरली बताता है, अगर आप देखेंगे तो, कि रिलायंस फुल स्टैक कंज्यूमर एम्पायर बिल्ड करना चाहता है, राइट फ्रॉम फूड्स, ड्रिंक्स, पर्सनल केयर, ब्यूटी एंड एवरीथिंग। रिलायंस कंज्यूमर ने गवर्नमेंट के साथ भी अक्रॉस इंडिया फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए 40,000 करोड़ रुपीस का एग्रीमेंट साइन किया है और FY25 में कंपनी का रेवेन्यू ऑलरेडी 11,000 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है एंड दैट इज सम सीरियस इंटेंट। इसका रीजन ये है कि इंडियन कंज्यूमर मार्केट का लैंडस्केप रैपिडली चेंज हो रहा है, बदल रहा है। लार्ज लेगेसी ब्रांड्स जो डेकेड्स से शेल्फ पे राज किया करते थे उनको अब निम्बल, डिजिटल फर्स्ट रीजनल ब्रांड्स से प्रेशर मिल रहा है। ये नए प्लेयर्स प्राइसिंग को अग्रेसिव रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्मार्टली करते हैं और साथ ही साथ क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कंज्यूमर्स तक डायरेक्टली पहुंच जाते हैं और इसीलिए स्मॉल ब्रांड्स सडनली हॉट प्रॉपर्टी बन गए हैं। काफी कंपनीज और प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स ऐसे ब्रांड्स का एक्विजिशन करना चाहते हैं और उन पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो रिलायंस का उदयम्स का जो एक्विजिशन है एक लार्जर ट्रेंड का सिग्नल है, उसका पार्ट है कि इंडियन एफएमसीजी का जो नेक्स्ट फेज है वो रीजनल से नेशनल, ऑफलाइन से ओमनी चैनल और लेगेसी से अजाइल की तरफ मूव कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे बिल की जो कि चुपचाप इंडिया के पावर सेक्टर का गेम चेंज कर सकता है एंड दैट इज शांति बिल। नाम थोड़ा सॉफ्ट लगता है लेकिन इंपैक्ट काफी बिग हो सकता है। समझते हैं इन 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट इज अबाउट दी कॉन्टेक्स्ट। सो इंडिया का न्यूक्लियर पावर सेक्टर डेकेड से ऑलमोस्ट पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहा है मेनली ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स। एनपीसीआईएल और कुछ पीएसयूज के अलावा किसी और की एंट्री नहीं है। इसका ड्रॉबैक ये हुआ कि कैपेसिटी स्लो ग्रो हुई, प्रोजेक्ट्स डिले हुए और न्यूक्लियर पावर का कंट्रीब्यूशन आज भी इंडिया के टोटल इलेक्ट्रिसिटी मिक्स में बहुत छोटा है, जबकि इंडिया को क्लीन राउंड द क्लॉक पावर चाहिए जो सोलर और विंड हमेशा गारंटी नहीं कर पाते। दूसरा पॉइंट, तो ये शांति बिल क्या चेंज कर लेगा? ये बिल प्राइवेट कंपनीज के लिए न्यूक्लियर सेक्टर के दरवाजे थोड़ा सा खोल रहा है। मतलब प्राइवेट प्लेयर्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और फाइनेंसिंग में अब पार्टिसिपेट कर सकेंगे लेकिन अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन। फ्यूल हैंडलिंग और सेंसिटिव ऑपरेशंस अभी भी स्टेट के पास ही रहने वाले हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल लूज नहीं कर रहा है, बस उन्हें एग्जीक्यूशन और कैपिटल का सपोर्ट मिल रहा है।
अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, गवर्नमेंट को ये क्यों करना पड़ रहा है, ये बिल क्यों लाना पड़ रहा है। सिंपल रीजन है, पैसा और स्केल। नाउ इंडिया का टारगेट है 2047 तक न्यूक्लियर कैपेसिटी को मैसिवली बढ़ाना। इतना बड़ा एक्सपेंशन सिर्फ गवर्नमेंट फंडिंग से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट कैपिटल, फास्टर एग्जीक्यूशन और साथ ही ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के बिना यह टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि स्टेट कंट्रोल्स द कोर, प्राइवेट सेक्टर हेल्प्स बिल्ड स्पीड। चौथा पॉइंट, लायबिलिटी इज स्टिल द एलिफेंट इन द रूम। न्यूक्लियर सेक्टर में सबसे बड़ा जो डर होता है वो है एक्सीडेंट लायबिलिटी का। इंडिया का एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा रिस्की माना जाता था। शांति बिल यही क्लैरिटी देने की कोशिश करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होगी और ऑपरेटर्स को अनलिमिटेड अनसर्टेनिटी का रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा। यह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मूव है, स्पेशली सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका मतलब क्या है इंडिया के लिए। अगर ये बिल इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होता है, पास हो जाता है, तो न्यूक्लियर पावर इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का स्ट्रॉन्ग पिलर बन सकता है। स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी, लोअर कार्बन एमिशंस और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी। बट ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, बस डायरेक्शन यहां पर क्लियर है। इंडिया स्लोली बट श्योरली न्यूक्लियर को एक स्ट्रेटेजिक, स्केलेबल, क्लीन एनर्जी ऑप्शन बनाना चाहता है। मार्केट्स के लिए ये एक इमीडिएट ट्रेडिंग ट्रिगर नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल सिग्नल है। अगर शांति बिल ग्राउंड पे इफेक्टिवली ट्रांसलेट होता है तो न्यूक्लियर इकोसिस्टम से जुड़ी जो कंपनीज हैं, जैसे कि ईपीसी प्लेयर्स, पावर इक्विपमेंट मेकर्स, हेवी इंजीनियरिंग फर्म्स और लॉन्ग ड्यूरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसियर्स को ग्रेजुअल विजिबिलिटी मिल सकती है, पॉसिबल है। यह थीम स्लो बन है लेकिन है पावरफुल। क्लीन एनर्जी के नैरेटिव में न्यूक्लियर को सीरियस पोजीशन मिल रही है और जहां पॉलिसी क्लैरिटी आती है वहां पर कैपिटल इवेंचुअली फ्लो करता है। बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए ये एक पेशेंस स्टोरी है। शॉर्ट टर्म नॉइस से ज्यादा पॉलिसी एग्जीक्यूशन और प्रोजेक्ट पाइपलाइन पे नजर रखनी होगी। और फाइनल स्टोरी में वॉलमार्ट ओन्ड फ्लिपकार्ट ने अपने इंडिया आईपीओ के लिए शायद अब तक का सबसे बड़ा हर्डल पार कर लिया है। कंपनी ने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से अपना डोमिसाइल सिंगापुर से इंडिया शिफ्ट करने के लिए अप्रूवल ले लिया है। मतलब अब बेंगलुरु बेस्ड फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप की प्राइमरी एंटिटी होगी जो अपने सारे ऑपरेशंस और सब्सिडियरीज इंक्लूडिंग मिंत्रा और ई कार्ट को मैनेज करेगी। कंपनी के इतने बड़े डिसीजन के पीछे रीजन ये है कि फ्लिपकार्ट 2026 में अपना आईपीओ फाइल करना चाहता है और इंडियन एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने के लिए डोमेस्टिक एंटिटी का होना जरूरी है। एज अ नेक्स्ट स्टेप अब फ्लिपकार्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रेस नोट 3 रूल्स के अंडर अप्रूवल भी मांगा है। बेसिकली प्रेस नोट 3 के अंडर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज से आता है वो गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना नहीं आ सकता। नाउ फ्लिपकार्ट के सिंगापुर पेरेंट कंपनी के अंदर चाइनीज कंपनी टेंसेंट का 5 to 6% स्टेक है, तो इसलिए अब कंपनी को खुद का डोमिसाइल सिंगापुर से इंडिया लाने के लिए ये अप्रूवल स्टेप एसेंशियल है। लेकिन सिंस मेजॉरिटी ओनरशिप इस कंपनी की यूएस बेस्ड वॉलमार्ट के पास है तो ये हर्डल ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला। आईपीओ पर्सपेक्टिव से हम फाइनेंशियल नंबर्स अगर देखें कंपनी के तो FY25 में फ्लिपकार्ट ग्रुप ने अपने लॉसेस को काफी हद तक कंट्रोल किया है। फ्लिपकार्ट इंटरनेट, ई कार्ट और क्लियर ट्रिप के लॉसेस 2 to 36% तक गिरे और मिंत्रा का प्रॉफिट तो नियरली 18 फोल्ड जंप हुआ। फ्लिपकार्ट इंटरनेट का टोटल रेवेन्यू ओवर 20,000 करोड़ रुपीस का रहा विद 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और नेट लॉस 37% गिर के 1500 करोड़ रुपए पे आ गई। पिछले साल ही फ्लिपकार्ट ने एक $1 बिलियन फंडिंग राउंड को क्लोज किया था जिसमें गूगल ने $350 मिलियन इन्वेस्ट किया था एट रफली 35 to 36 बिलियन वैल्यूएशन। ये आईपीओ की वैल्यू के लिए शायद कुछ इंडिकेशन दे सकता है। अब अगर हम आईपीओ की बात करें तो फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग वॉलमार्ट के इंडियन एंटिटीज का सेकंड पब्लिक ऑफरिंग होगा आफ्टर ड्राफ्ट फाइलिंग ऑफ फोन पे इन सितंबर फॉर अ $1.5 बिलियन इशू। और फ्लिपकार्ट ने अब आईपीओ से पहले अपनी बोर्ड स्ट्रेंथ को भी अपग्रेड कर लिया है। तो ये जो आईपीओ है वो फ्लिपकार्ट के लिए एक स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग का एंकर है जहां पर लॉसेस कंट्रोल, ऑपरेशनल कंसोलिडेशन और डोमेस्टिक एंटिटी के अंडर लिस्टिंग सब एक साथ हो रहा है। तो ये थी आज के 3 स्टोरीज। फर्स्टली रिलायंस जहां अपने कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूशन से उदयम्स जैसे रीजनली ट्रस्टेड ब्रांड्स को अक्वायर करने का प्लान कर रहा है। इट शोज द लार्जर पैटर्न ऑफ मनी फ्लोइंग टू सच ब्रांड्स फ्रॉम द लार्ज कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स। सेकेंडली पार्लियामेंट में टेबल किया गया शांति बिल इंडिया के पावर लैंडस्केप का फ्यूचर शेप कर सकता है, उसको रीडिफाइन कर सकता है। विद सर्टेनिटी इन लायबिलिटी एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंडिया अब न्यूक्लियर के प्राइवेटाइजेशन के लिए बड़े स्टेप्स ले रहा है।
थर्डली, फ्लिपकार्ट को इंडिया शिफ्ट के लिए अप्रूवल मिल चुका है, जो उनके अपकमिंग आईपीओ के लिए एक बेस सेट करता है। इससे इन्वेस्टर्स को क्लियर मैसेज है कि वॉलमार्ट का इंडिया का लॉन्ग टर्म बेट फ्लिपकार्ट अब फुली डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंडर आ गया है और अब वो अपने नेक्स्ट ग्रोथ फेज के लिए रेडी भी है। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीज स्टोरीज? कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही मार्केट्स के इन डेप्थ स्टोरी एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब अपस्टॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.